हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पसंदीदा यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फाड़ो इंजीनियर। तो सबसे पहले हम आपका फिर से एक बार तहे दिल से अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। आप बैठ जाइए, शांत हुई और कृपया ध्यान दीजिए हमारे पसंदीदा पहले चैप्टर पे। इसका नाम है एयर पॉल्यूशन एंड एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे एयर पॉल्यूशन और एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री। ये जो पार्ट है जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का। कौन सा? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का। पहले हम इन्वायरमेंट अलग पढ़ते थे, केमिस्ट्री अलग पढ़ते थे। हम इन्वायरमेंट को भी लाए, केमिस्ट्री को भी लाए, पढ़ रहे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का। एयर पॉल्यूशन और एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री का चैप्टर 1 में पार्ट का देख रहे हैं ना, थर्ड पार्ट देख रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था पॉल्यूशन क्या है, क्या देखा था? व्हाट इज अ पॉल्यूशन? पॉल्यूशन देखा था, उसके टाइप्स देखे थे, एयर पॉल्यूशन, वाटर, एक्सेट्रा। उसके बाद एयर पॉल्यूशन के भी 2 टाइप्स देखे थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसके साथ-साथ के कॉजेज़, एयर पॉल्यूशन के कॉजेज़ भी देखे थे। क्या देखे थे? कॉजेज़, पॉल्यूशन के सोर्सेज़ देखे थे। इसमें है नेचुरल और मैन मेड। कॉजेज़ देखे थे, इफ़ेक्ट देखे और कुछ इम्पोर्टेंस टर्म भी देखा। ओके? क्या-क्या पढ़ा था? पॉल्यूशन देखा, उसके बाद टाइप्स देखे और एयर पॉल्यूशन जो मेन हम जो टॉपिक है उसके सब टाइप्स देखे, प्राइमरी, सेकेंडरी देखे थे, उसके कॉजेज़ देखे थे, इफेक्ट देखे थे और कुछ इम्पोर्टेंस टर्म्स जो इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट है। हमने ये भी देखा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी के मोस्ट एग्जाम्पल पॉल्यूटेंट है, उसके एग्जाम्पल देखे थे और आगे जाके यही हम डिटेल में देखने जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आपका स्वागत है इंट्रोडक्शन टू एयर पॉल्यूशन में। क्या देख रहे हैं हम? इंट्रोडक्शन टू एयर पॉल्यूशन। सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं बेड़ो। क्या देखेंगे? डेफिनेशन। डेफिनेशन देखेंगे तो प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट होना ही पॉल्यूशन कहा जाता है। यस, अंडरस्टैंड? यही आगे देखेंगे। उसकी सोर्सेस तो पहले भी देखे थे। एक बार देखो, नेचुरल है, एंथ्रोपोजेनिक यानी कि ह्यूमन मेड, ह्यूमन कॉज। नेचुरल में देखा था वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी फटने से, जो वाइल्ड फायर है, डस्ट स्टॉर्म्स है, धूलिकण के कारण है। एंथ्रोपोजेनिक में है, ह्यूमन मेड में इंडस्ट्रियल इमिशन, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री का के द्वारा जो इमिशन होता है उसके साथ साथ व्हीकल एग्जॉस्ट, गाड़ी, ऑटोमोबाइल के द्वारा जो एग्जॉस्ट होता है। उसके बाद बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स। ये तो आप सभी को पहले भी हमने देखा था और आपको पता भी है। फिर से एक बार रिवीजन के तौर पर देख लिया जाए। नेक्स्ट है जो हमने देखा था कि पॉल्यूशन के और टाइप्स के कुछ पॉल्यूटेंट के एग्जांपल्स, जो बड़े मेजर पॉल्यूटेंट्स जाने जाते हैं। उसमें से सबसे डेंजर और भयानक पॉल्यूटेंट है एक कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बड़ी मात्रा में पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ओके, तो नेक्स्ट अभी हम जितना भी जानेंगे उसके बारे में जानेंगे। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि CO, कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन के द्वारा मिलने से वो बन जाता है। हमको CO2 पता है कॉमनली,
कार्बन डाइऑक्साइड, मगर CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कार्बन ऑक्सीजन के 2 एटम्स होते हैं। तो उसका फॉर्मेशन कैसे फॉर्म होता है? तो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द कार्बन बेस्ड फ्यूल, तो कार्बन बेस्ड फ्यूल है, तो इनकम्प्लीट कंबशन होने के वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, समझे? अगर इनकम्प्लीट हो रहा है, कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। हाई टेम्परेचर ऑफ कोल बर्निंग से भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये उसका रिएक्शन है। एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन बन के CO2 होता है। अगर नेक्स्ट में तो एक कार्बन और जुड़ जाने से 2CO यानी कि 2, ये देखो, 2 कार्बन के हैं, 2 ऑक्सीजन के हैं, तो ये मिला के 2CO बन जाता है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड कितने 2 उसका एटम्स वहाँ प्रेजेंट होता है। अबे ये जो सोर्सेस है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूशन का, जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉल्यूटेंट है, जो पॉल्यूशन क्रिएट क्रिएट करता है, वो नेचुरल के द्वारा, नेचर्स के द्वारा कितना करता है? 75 मिलियन टन्स पर ईयर। नेचर के द्वारा कितना प्रोड्यूस होता है? 75 मिलियन टन्स पर ईयर होता है। मगर ह्यूमन मेड, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा 275 मिलियन टन्स पर ईयर। मतलब हम इससे जान सकते हैं कि ह्यूमन मेड के द्वारा पॉल्यूशन कितना हो रहा है। हम बचाव करते हैं खुद का कि नेचर से भी पॉल्यूशन होता है, CO2 CO प्रोड्यूस होता है, मगर नेचर कितना करता है, ह्यूमन कितना करता है, हम यहाँ डाटा के साथ देख रहे हैं। नेक्स्ट है मेजर सिंक। मेजर सिंक, सिंक तो हमने पहले भी देखा था। सिंक यानी कि क्या करता है? एब्जॉर्ब करना। तो सिंक क्या है? एब्जॉर्ब करता है, ट्रीज एब्जॉर्ब करते हैं। उसके साथ साथ ट्रीज के भी सॉइल ऑर्गेनिजम्स है, बट सॉइल ऑर्गेनिज्म भी सिंक करते हैं। बट अर्बन एरियाज में, अगर सॉइल अर्बन एरियाज में कंक्रीट हो रहा है, कंक्रीटीकरण हो रहा है, तो सॉइल कहाँ से आएगी? सॉइल ही नहीं होगी, सिंक कौन करेगा? इसलिए क्यों बढ़ रहा है। अभी हम देखेंगे CO के इफेक्ट्स क्या है। CO के इफेक्ट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का बड़ी मात्रा में इफेक्ट्स जो देखा जाता है आमतौर पर, वो देखा जाता है ह्यूमन के ऊपर, ह्यूमन के प्रोड्यूस करता है। वो भी किसमें? CO डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड। ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो डिफ्यूज होता है ठीक से ब्लड में, और ब्लड में जाके वो बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के ऊपर। मतलब समझो कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो हम अंदर लेते हैं और वो जाके हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड बनाने से वो बन जाता है कार्बोक्साइल हीमोग्लोबिन। क्या बनता है? कार्बोक्साइल, जो कि COHB हम उसको कहते हैं। उससे क्या होता है? रेड्यूसेस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इनटू द ब्लड। मतलब जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो रिड्यूस किया जाता है उसके द्वारा। कैन लीड टू हेडेक, dizziness, vision problems, and cardiac and respiratory disorder. Some types of diseases उसके लिए कारणीभूत हो जाती है, जिससे हमको हेडेक होता है, डिजीनेस होता है, विजन प्रॉब्लम होती है, उसके साथ साथ कार्डियक और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी उसके देखने को मिलते हैं। दैट्स, और उसके साथ साथ टॉलरेंस लिमिट ऑफ ह्यूमन जो 50 ppm तक जाती है, बियॉन्ड विच हेल्थ रिस्क इंक्रीज। मतलब 50 ppm तक जब टॉलरेंस लिमिट हो जाती है और उससे भी ज्यादा बढ़ती है, तो हाई रिस्क होती है हेल्थ के लिए।
ये उसके CO के यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के इफेक्ट से, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में डेंजरस, इसलिए मैंने बोला था कि ये CO बहुत डेंजर है, मगर उसके लिए कुछ कंट्रोल मेजर्स भी है। कंट्रोल मेजर्स हम क्या कर से उसको कंट्रोल मेजर्स करें? तो उसके लिए हम करेंगे रिड्यूसिंग व्हीकल इमिशन, यानी कि जो हमारी गाड़ियां है, ऑटोमोबाइल, कार से, बस, उसके द्वारा जो भी इमिशन होता है उसको हम कम करेंगे, ऐसा हम कहा जाता है। मगर इसे देखने को मिलता नहीं है, पता हमको सब है मगर हम करेंगे नहीं, ऐसे हमने ठाना है, तो यहाँ पे दिखाई देता है। मगर इसका इफेक्ट हमारे ऊपर ही हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे उसके लिए और कंट्रोल मेजर्स के कौन-कौन सा है? इम्प्रूविंग कंबशन एफिशिएंसी इन इंडस्ट्रीज, यानी कि कंबशन एफिशिएंसी को हमको इम्प्रूव करना है, कहाँ पे? इंडस्ट्रीज में। ये बोलेंगे वो इंडस्ट्री वालों का प्रॉब्लम है, वो उनका वो करेंगे, हम नहीं करेंगे। हम करेंगे नहीं, हम इसके लिए को जागरूक रहना है। के लिए अगर कुछ हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, आजू-बाजू में कुछ ऐसी बातें हमको दिखाई पड़ती है मगर हम चुप रहते हैं, उसके बोल नहीं पाते, उसका आवाज़ बढ़ाना चाहिए। क्योंकि ये प्रॉब्लम उनको अकेले को नहीं होने वाली, सभी को होने वाली है। इसलिए कुछ हो रहा है अनबन, उसके लिए आवाज़ उठाना भी चाहिए। नेक्स्ट है यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन ऑटोमोबाइल्स। ये ये बहुत इम्पोर्टेंट उनका कंट्रोल मेजर्स है, क्योंकि कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो होता है, जो पॉल्यूशन को कम करने में बड़ी मात्रा में यूज़फुल है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट भी नए कुछ अ, फ्यूल्स है उनको भी उसमें भी नए बदलाव ला रही है, जो कि अच्छा है। जो भी नए-नए ऑटोमोबाइल्स आ रहे, गाड़ी आ रही, उनमें ये बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे कि पहले पेट्रोल था, डीज़ल था गाड़ी के लिए, और उसके बाद सीएनजी आया, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, उसकी एलपीजी और अभी आया इलेक्ट्रिकल, जिससे कि पॉल्यूशन कम होने के लिए सरकार के द्वारा कदम बढ़ाए जा रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देख रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। अभी जो पहले गए सीओ, कौन थे? सीओ, कौन थे सीओ? कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके ही चचेरे भाई है एनओ। ये भी उनका भी यही सेम बिज़नेस है, पॉल्यूशन क्रिएट करना। इन्होंने भी उनका पारंपरिक धंधा है, पॉल्यूशन क्रिएट करना है, इनका भी पॉल्यूशन। इन दोनों में कॉम्पिटिशन चालू रहती है, कि ज़्यादा पॉल्यूशन कौन क्रिएट करे। ओके? तो हम इनके बारे में भी हम देखेंगे कि एनओ क्या है। ओके? एनओ रिफर्स टू ग्रुप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड, यानी कि के नाम से पता चलता है, एन यानी कि नाइट्रोजन, ओ यानी कि ऑक्सीजन, तो नाइट्रो ऑक्सीजन ग्रुप है ये। उसमें भी बड़े मात्रा में, बड़ी अमाउंट में 2 सब है ग्रुप। NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, और दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मगर इनके नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे नाम अलग है, उनके कैरेक्टरिस्टिक भी अलग है, प्रॉपर्टीज भी अलग है। अगर फिजिकल अपीयरेंस से उनको पहचाना जा कि कैसे, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ हमको दी हुई है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO, ध्यान रखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO, जो कि है कलरलेस। ऐसे है कलरलेस, उसको कोई भी कलर नहीं है, और
ऑर्डरलेस, कोई भी स्मेल नहीं आ रहा है आता है। अगर हमने लिया क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, उसको कोई कलर नहीं है और ना उसका स्मेल आ रहा है, तो हम पानी समझ के ना पिए। ओके, ये नो। एन है NO2, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या है? ये रेडिश ब्राउन होता है। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। एक गैस होती है, सॉरी ये हमको बोलना भूल गए, गैस होती है, नाइट्रोजन ऑर्डरलेस गैस होती है, पानी जैसा नहीं होता। ओके, रेडिश ब्राउन गैस होती है, एक कलरलेस गैस होती है, ऑर्डरलेस होती है। ये रेडिश ब्राउन गैस है और उसका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है और हाईली टॉक्सिक। अगर ये हवा में हमको कहा, किसी रूम में बंद कमरे में हमको हमारे ऊपर छिड़क जाए, मरने की चांसेस भी ज़्यादा है, मरेंगे। तो ख्याल रखिए। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है और हाईली टॉक्सिक भी है। ओके, ध्यान रखिए, ये दोनों में डिफरेंस है। अगर कंपैरिजन में हमको क्वेश्चन आ भी गया, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NO एंड NO2? तो NO में क्या है? NO ऐसी गैस है, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसी गैस है, को ना किसका ऑर्डर लेस है। प्रॉपर्टीज देखो क्या, ऑर्डर लेस, स्मेल लेस है और कलर लेस गैस है। ओके, और नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है, जिसका कलर है रेडिश ब्राउन कलर है और उसको स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है और हाईली टॉक्सिक भी है। ओके, और ये फॉर्म ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर ऑफ कम्बिशन ऑफ इन एयर, मगर मतलब हाई टेम्परेचर कम्बिशन एयर में तो वो प्रोड्यूस होती है। जैसे अभी CO देखा था, वो CO कब होता है? इनकम्प्लीट कंप्लीट कम्बिशन। क्या देखा था? इनकम्प्लीट कम्बिशन, मतलब आधी अधूरी जली हुई गैस है वो, के लिए वो प्रोड्यूस होती है। मगर ये क्या है? हाई टेम्परेचर, फॉर्म ड्यूरिंग अ हाई टेम्परेचर कम्बिशन एयर वेयर नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। ओके, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके हाई टेम्परेचर जब कम्बिशन होता है तो प्रोड्यूस। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के सोर्स कौन कौन से है, ये हम जानेंगे। उसमें भी है नेचुरल सोर्सेस है, ह्यूमन मेड सोर्सेस है। इसमें तो कॉमन एग्जांपल है, फिर से एक बार फ्यूजन के तौर पर लाइटिंग ऑफ स्ट्राइक्स, यानी कि मराठीमध्ये आपण त्याला वीज कडकड वीज कडकडणे, ढग गडगडणे, त्यांनी वीज चमकते, याच तो लाइटिंग स्ट्राइक है। हाई एनर्जी कॉजेस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट होती है। उसके साथ साथ पॉइंट नंबर 1 बोला ना, लाइटनिंग ऑफ स्ट्राइक है। दूसरा है माइक्रोबियल एक्टिविटी है, जो सॉइल में रिलीज करते हैं, जिससे नाइट्रोजन कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। थर्ड है फॉरेस्ट फायर, वोल्केनिक इरप्शन, यानी कि फायर, फॉरेस्ट फायर और वोल्केनिक इरप्शन की वजह से भी नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड। और उसके साथ साथ माइक्रोबियल एक्टिविटीज भी है, उसके लिए कारणीभूत है। और ये तो है नेचुरल हो गए। एक नेक्स्ट है ह्यूमन मेड सोर्सेस। ह्यूमन मेड में तो इससे पहले भी जानते हैं कि एक है व्हीकल इमिशन। व्हीकल इमिशन है कार और ट्रक्स, जो भी ऑटोमोबाइल्स है उनके द्वारा छोड़े गए या जो धुएं उनके द्वारा पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है पावर पॉइंट, सॉरी पावर प्लांट्स है और फैक्ट्रीज है, बर्निंग ऑफ कोल्स है, ऑयल गैस इमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इनके पावर प्लांट के द्वारा जो है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रोसेस, वो तो आपको पता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, फर्टिलाइजर से, और उसके जो फर्टिलाइजर्स है, फर्टिलाइजर्स, इट इज एक मुद्दा इम्पोर्टेंस
ये फर्टिलाइजर्स में सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन यूज़ होता है, जैसे कि यूरिया है, अमोनियम जो अमोनिया उसमें मिक्स होता है। तो उससे सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वो इमिशन फर्टिलाइजर से होता है, जो सॉइल में होता है। एनवायरमेंटल एंड हेल्थ इफेक्ट। अभी तो हमने सोर्सेज देखे थे, अभी हम देख रहे हैं इफेक्ट। क्या देख रहे थे? इफेक्ट, जो कि एनवायरमेंट पे और हेल्थ पे क्या-क्या इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। स्मोक इसलिए स्टार्टिंग में याद कुछ आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था स्मोक कैसे फॉर्म होता है। जैसे एडवर्टाइज़ में देखे इंडिया में क्या चल रहा है, तो फॉग चल रहा है। क्या चल रहा है? फॉग। मगर मैंने बताया था इंडिया में अभी फॉग नहीं मेरे दोस्तों, स्मॉग। स्मॉग कैसे बनता है ये भी पता। फॉग स्मॉग बनता है फॉग प्लस स्मोक, धुआं, ये कोहरा, ओके, स्मोक, धुआं, धुआं। तो गाड़ियों के द्वारा या कुछ का फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री के द्वारा छोड़े जाते हैं धुआं से बनता है स्मोक। तो ध्यान रखिए इंडिया में क्या चल रहा है? स्मोक चल रहा है। हमारी वायु है, एयर से जो हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, उसमें हम प्योर एयर नहीं ले रहे मेरे दोस्तों, हम ले रहे स्मॉग जैसे पॉल्यूटेंट गैसेस। ठीक है, वही दिख रहे इफेक्ट्स इसमें, एनवायरमेंटल और हेल्थ इफेक्ट। हमारे आपके इफेक्ट्स क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। तो NO reacts with volatile organic compounds in sunlight from photochemical smoke। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड सनलाइट में रिएक्ट होके फोटोकेमिकल स्मोक बनते। स्मोक लीड्स रेड्यूस विजिबिलिटी, यानी कि जैसे कि हम दिल्ली में आमतौर पे न्यूज़ पे भी दिखते हैं, जो दिल्ली गए नहीं होंगे तो दिल्ली को पता है। मगर हम न्यूज़ में देखते हैं दिल्ली में फोटो में आमतौर पे क्या दिखाया जाता है? धुआं दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? दिया। दिवाली में पटाखे बंदी क्यों हो रहा है? पटाखे बढ़ने जलाने से धुआं बढ़ता है। न्यूज़ में कंट्रोवर्सी है। मगर हम अगर स्मॉग है तो स्मॉग के वजह से सामने वाले को कुछ भी है हमारे को दिखाई नहीं देगा। इसलिए रिड्यूस विजिबिलिटी, मतलब हमारी विजिबिलिटी कम होती है। नेक्स्ट ब्रीथिंग इश्यूज होते हैं और इन्वायरमेंटल डैमेज भी होता है। ये तो स्मोक का हो गया, फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। अभी देखेंगे एसिड रेन फॉर्मेशन। एसिड रेन, जो कि जो हमारा रेन्स है, वाटर है, उसमें क्या क्या मिलते हैं? एनो मिलता है। एनो रिएक्ट विथ किसके? वाटर वेपर। और फॉर्म क्या होता है? नाइट्रिक एसिड HNO3 which falls as a acid rain। मतलब जो नॉर्मल पहले पानी ऊपर से हमारे ऊपर पड़ता था, बारिश का पानी, अब अगर उसमें क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है, एनो मिक्स होके हमारे ऊपर गिर रहा है। एसिड रेन डैमेजेस सॉइल। सॉइल्स को तो डैमेज करते हैं, उसके साथ फॉरेस्ट को करते हैं, वाटर बॉडीज को करते हैं और बिल्डिंग्स को भी करते हैं। बिल्डिंग्स को कौन से मालूम है? जो हमारी भारत की साल और सौंदर्य कुल, जो ताजमहल है, ताजमहल जो प्रेम का प्रतीक कहा जाता है, तो डैमेज कर दी। संगमरमर है उसपे, तो मतलब वो एसिड रेन वहाँ अगर उस पे गिरती है, ऑब्वियसली उसका व्हाइट कलर है वो येलोइश हो जाएगा रिएक्ट करके। उसके साथ साथ एसिड रेन देखा था, स्मोक पहले देखा था स्मोक,
उसके बाद देखा था एसिड रेन। अभी देख रहे हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर डिप्लेशन की बात हमने पहले भी की थी। ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है? ओजोन लेयर को कम होना या वो उसमें कमी आना। तो येनो का कंट्रीब्यूशन कैसा है उसमें? तो येनो कंट्रीब्यूट्स टू ओजोन लेयर डिस्ट्रक्शन एंड इंक्रीज हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्सपोजर। जो अल्ट्रावायलेट लेयर आती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से हमारी पृथ्वी पे आती है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम हमको ओजोन लेयर करती है, मगर उसको डिस्ट्रक्शन करने का काम एनो करता है। ये उसके लिए बड़ी हार्मफुल का इफेक्ट माना जाता है। उसके साथ साथ हेल्थ के ऊपर या ह्यूमंस के ऊपर उसका इफेक्ट क्या क्या होता है इसका एनो का, ध्यान में रखिए। हमको इस चैप्टर में कॉजेस इफेक्ट ये जानना है। किसके प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट एयर पॉल्यूटेंट है, उसके एग्जाम्पल है, सीओ है, एनओ है, एसओ है, हाइड्रोकार्बन है, पॉल्यूटेंट है, उनका देखना है। तो ये ध्यान में रखिए, पढ़ते समय ध्यान दीजिए कि हम कॉजेस किसके पढ़ रहे हैं, हम इफेक्ट्स किसके पढ़ रहे हैं। मगर एक इम्पोर्टेंस बात बताओ, ये जो पॉल्यूटेंट्स है इफेक्ट्स और कॉजेस देखेंगे ना, तो आमतौर पर कुछ कुछ है वो सब में सेम है, तो याद रखने में भी अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं हेल्थ इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन। उसमें है सबसे रेस्पिरेटरी इश्यूज। देखा था, फिर से एक बार है, रेस्पिरेटरी इशू इसमें भी है। इसमें है लंग्स का है, पोर्सन अस्थमा है, अस्थमा इधर भी आ गया, लंग्स इन्फेक्शन, क्योंकि एयर पॉल्यूशन है तो कॉमन ये रहेगा रेस्पिरेटरी इशू। कौन सा भी ऐसा नहीं, तो अगर एयर पॉल्यूशन है रेस्पिरेटरी का इशू होता ही रहेगा, उसमें लंग्स अस्थमा होता रहेगा। नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, उसमें भी था, यहाँ भी है। इंक्रीज हार्ट डिसीज रिस्क, यहाँ भी है। और या स्किन इरिटेशन उसमें नहीं था, इसमें है। क्या है? स्किन इरिटेशन ह्यूमन इफेक्ट से आइको है। उसके साथ साथ कॉज रेडनेस एंड डिस्कम्फर्ट, तो आइको आइको रेडनेस डिस्कम्फर्ट या इफेक्ट डालता है ये नो। कंट्रोल मेजर्स ऑफ और क्यू पॉल्यूशन। देखा था, मैंने जैसे बोला था आपको, तो कोई भी हम पॉल्यूटेंट देख रहे हैं, उसका डिफाइन, उसका कॉजेस, इफेक्ट और कंट्रोल सबका देखना है। तो अभी इनका भी कंट्रोल मेजर्स उनको देख रहे हैं। तो उसके लिए हमको कुछ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस भी है हमारे हमारे पास, जो हम आमतौर पर इसके लिए यूज करते हैं। उसके क्या है, एनो के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन व्हीकल्स कन्वर्ट्स एनो इनटू द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि कैटालिटिक कन्वर्टर जो है टेक्नोलॉजी, जो ऑटोमोबाइल में यूज करके हम उसका पॉल्यूशन कम कर सकते हैं, जो कि कैटालाइट कन्वर्ट करके एनो एनो और ओ नाइट्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग करके पॉल्यूशन कम करने होने से बचाएगा। सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन यूज करके करके इंडस्ट्रीज का पॉल्यूशन हम कम करेंगे, इमिशन कम करेंगे। लो लो एनो बर्नर्स यूज करेंगे, जो कंबशन और टेम्परेचर को मिनिमाइज करेगा। क्या करेगा? मिनिमाइज करेगा। जैसे मैंने बताया था कि येनो कैसे प्रोड्यूस होता है, हाईली टेम्परेचर से होता है। कैसे? हाईली टेम्परेचर ऑफ कम्बशन होता है। इसलिए यहाँ सॉल्यूशन दिया गया है कि मिनिमाइज टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे करना है, मिनिमाइज ऑफ कम्बशन, जिससे कि येनो प्रोड्यूस होगा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट है
अल्टरनेटिव एनर्जी, अल्टरनेटिव एनर्जी हम भी व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ हाइब्रिड्स कार है, हुँ, और रिन्यूएबल एनर्जी है, कुछ सोर्सेस है, जैसे कि सौर है, विंड्स है, हाइड्रो है, और उसके साथ-साथ स्विचिंग टू लो सल्फर फ्यूल्स एंड इम्प्रूव फ्यूल एफिशिएंसी। आमतौर पर तो याद रहने वाले हैं हमको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, तथा मार्केट में उनका नाम चल रहा है। के लिए सरकार भी प्रमोट कर रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करो। रीनी रीन्यू न्यूनी रीन्यू रिन्यूएबल एनर्जी है, सॉरी, रिन्यू रिन्यूएबल एनर्जी से उसके सोर्सेस है, सोलर है, विंड है, हाइड्रो है, जो कि फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करेगी। ये तो हमको पता है। नेक्स्ट, और उसके साथ-साथ गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेशन और कुछ पॉलिसीज़ लाई जाती है, और हमने BS6 जो नाम पढ़ा है, वही है भारत स्टेज 6, जो एक गाड़ी पे अभी जो भी नई गाड़ी आ रही है, BS6 की होती है। BS6 क्या है? वही है गवर्नमेंट रेगुलेशन का एक जो पॉलिसी है, जो इमिशन कमी जो पॉल्यूशन कमी करने के लिए कुछ और इमिशन स्टैंडर्ड्स जो माने जाते हैं, जो पॉल्यूशन कंट्रोल करती है। उसके साथ-साथ एग्ज़ाम्पल क्या-क्या है? एग्ज़ाम्पल यूरो 6 और भारत स्टेज 6 म्हणजे BS6, ये हम ध्यान रखिए, जो कि मेजर कंट्रोल्स में गवर्नमेंट पॉलिसी द्वारा है। उसके साथ-साथ स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज़ रेगुलेशन भी है। हमने देखा है कि जो भी MIDC है, कुछ भी इंडस्ट्रीज़ है, उस एरिया में कितना रिस्क होता है, जो सोसाइटी वालों को या कुछ जो रहने वाले उतने लोग होते हैं, इतना रिस्क होता है, कभी भी कोई भी इंडस्ट्री में स्फोट हो सकता है, या इसलिए कोई रेगुलेशन होना चाहिए सरकार के द्वारा, जो स्ट्रिक्ट नियमों वाली जैसे कि हमने पिछली बार देखा था कि अपना डोंबिवली MIDC में कितना बड़ा स्फोट हुआ था, कितना स्पोर्ट में ह्यूमन रिस्क तो होता ही है, उसके साथ-साथ पॉल्यूशन का भी बड़ी मात्रा में होता है। और पब्लिक अवेयरनेस, जो इंडिविजुअल एक्शन भी है, मतलब कुछ सब भी सरकार ही करे ऐसा नहीं, सरकार नियम बनाती है मगर वो फॉलो करने का काम हमारा है, तो इंडिविजुअल अवेयरनेस, इंडिविजुअल एक्शंस भी इम्पोर्टेंट है। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब हमारे जो निजी वाहन है, खासगी वाहन है, वो कम यूज़ करो, प्राइवेट व्हीकल्स कम यूज़ करो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करो, ऐसा का सॉल्यूशन है। मगर ये मालूम होते ही भी नहीं करेंगे, हमने ठान रखा है, हम नहीं सुधरेंगे, मगर सुधरना ज़रूरी है। साइक्लिंग टू रिड्यूस व्हीकल इमिशन, बड़े-बड़े शहरों में हमने ये प्रोजेक्ट देखे हैं, एक्टिविटीज़ देखी है, जो साइक्लिंग यूज़ करके पॉल्यूशन के अगेंस्ट उन्होंने काम किया है। रिड्यूसिंग हाउसहोल्ड एनर्जी कंजम्पशन, जो हाउसहोल्ड एनर्जी द्वारा पॉल्यूशन होता है उसको कम करे, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। सपोर्टिंग पॉलिसीज़ एम टू एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, और पॉल्यूशन कंट्रोल जो पॉलिसी आती है उनको हम सपोर्ट करें, ऐसा भी यहाँ कहा गया है। और आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं मेजर एयर पॉल्यूटेंट एंड देयर इफेक्ट्स। देखा, हमने देखा था पहले, क्या देखा था? कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद दिखा नाइट्रोजन ऑक्साइड, और कुछ मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स है, फिर उसके इफेक्ट्स है, हम देख रहे हैं। उसमें है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, ये तो हमने देखा था। और उसके इफेक्ट्स देखेंगे। इफेक्ट्स तो इरिटेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कॉमन है, हमने देखा था, और एसिड रेन के लिए वो भी हमने देखा है। हार्म्स टू वेजिटेशन एंड एक्वेटिक लाइफ, वो जो ग्रीनरी है, वेजिटेशन है और एक्वेटिक लाइफ है,
उसको भी बड़ी मात्रा में हार्म करते हैं, मगर उसको मेजरमेंट कंट्रोल मेजर्स भी यहाँ दिए गए हैं। उसमें भी लिए गए यूजिंग लो सल्फर फ्यूल्स अगर SO2 का मामला है तो लो सल्फर फ्यूल्स यूज किया जाए ऐसा आम तौर पर कहा जाता है और यह भी कहा गया है तो फ्यू गैस डिसल्फ्राइजेशन एंड स्क्रबर्स इन पावर प्लांट्स। तो जो पावर प्लांट्स में है स्क्रबर जो पावर प्लांट्स में है जो फ्यू गैस सल्फराइजेशन यूज किया जाए ये ऐसा कंट्रोल मेजर्स में लिखा गया है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के कुछ इफेक्ट्स है जो तो हमने पढ़ा है, रिवीजन का इसमें स्मॉग है, एसिड रेन है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, कंट्रीब्यूशन टू ओजोन डिप्लेशन है, ये तो हमको पता हो गया है अभी सभी। और कंट्रोल मेजर्स भी हमने देखा था, कैटालिटिक कन्वर्टर्स है जो व्हीकल्स में यूज करना चाहिए, यूजिंग अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस, ये भी हमने देखा था। मेजर एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स, उसके अभी देखे थे इफेक्ट्स भी देखे हैं। क्या देखा था, तो पार्टिकुलेट्स होते, पार्टिकुलेट्स पार्टिकुलेट्स आपको मैं समझा दूं पार्टिकल्स क्या होते हैं। पार्टिकुलेट्स जैसे स्मॉल साइजेस पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं पार्टिकल्स, इसलिए पार्टिकुलेट्स मैटर कहा जाता है। पीएम से डोनेटेड किया जाता है उसको। जो ने स्मॉल इतना पार्टिकल्स होते हैं जो हमको आंखों से भी दिखाई नहीं देगा, वो माइक्रोस्कोप या कुछ अलग अलग साइज के उसका लेंस से उसको देखे जा सकते हैं, उसका माइक्रोमीटर में साइज होता है, तो अलग अलग है। या दिया गया हो PM 0.3 0.1 0.2.5 एंड 10 इसका साइज है। तो पार्टिकुलेट्स मैटर क्या करते हैं, कॉजेस लंग डिसीजेस, जो कि और नाक के अंदर रेस्पिरेटरी से हम नाक के अंदर से लंग्स में ही जाएंगे, लंग डिसीज ऑब्वियसली करेंगे। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स भी है, रेड्यूस विजिबिलिटी, स्मोक एंड मेरे के स्मोक में क्या क्या होते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स ही होते हैं जो हमें बड़ा बड़ा स्मोक दिखता है, छोटे पार्टिकल्स से बन के ही स्मोक बनाए। तो रिड्यूस विजिबिलिटी, उसमें भी कंट्रोल मेजर्स है। क्या क्या था, डस्ट कंट्रोल, जो डस्ट है, जो भी बड़े बड़े कारखानों गया कुछ व्हीकल से जो डस्ट निकलती है वो कंट्रोल करे। उसके लिए हम एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम बड़े बड़े शहरों में देखा है, दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं कि एयर फिल्ट्रेशन क्या है, मतलब जो भी एयर हमारे आजू बाजू में है तो बड़े बड़े एयर फिल्ट्रेशन लगाए जाते हैं वो फिल्टर करने के लिए। ओके, तो ये डायग्राम है, मैं वही बताया कि साइज अलग अलग होती है और उस साइज के अलग अलग इफेक्ट्स हमारे हमारे ऊपर दिखाई पड़ते हैं। अभी है प्लास्टिक का पार्टिकुलेट्स, ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स मैटर और सेटलेबल जो 2.5 है वो ज़्यादा रिलेटेबल माने जाता है, जो इफेक्ट्स में अभी हम आए हैं उस पार्ट में जो हमने अभी तक नहीं देखा है, मगर इससे पहले कुछ बातें पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, अगर और उसके बारे में कुछ पता भी हो। तो टॉपिक का नाम है ग्रीन हाउस गैसेस एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बता दें, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पता है, गर्मी हो रही है, दिन पे दिन समस्या हो रही है, दोपहर को हम बाहर नहीं निकल रहे, सुबह से ही गर्मी होने लगती है, एसी में बैठ रहे, जिनको मेसी मिल रही है वो बैठ रहे, जिनको नहीं मिल रहा है वो पैदल चल रहे। ठीक है, बात वो नहीं है टेम्परेचर बढ़ रहा है, बात ये है टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, उसके कॉजेज देखे थे, क्या क्या कॉजेज थे।
सबसे इंपॉर्टेंट कॉजेस था, जंगल तोड़ रहे, क्या तोड़ रहे, जंगल तोड़ रहे, जंगल तोड़ रहे, वही CO2 लाता है, CO2 को कम कम करता है, वही जंगल, वही तोड़ रहे। तो नेक्स्ट इस ध्यान दीजिए, मेजर ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस मेजर कौन से हैं? तो उसमें है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इससे पहले पॉल्यूटेंट गैसेस में सबसे बड़ा पहले नाम किसका आता था, क्या आता था, कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी एंट्री हुई है कार्बन डाइऑक्साइड की, मगर हमको सबको यही पता है कार्बन डाइऑक्साइड ही पॉल्यूटेंट गैस है, मगर कार्बन मोनोऑक्साइड उसका भी बाप है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का बात बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है, वो पहले भी एटमॉस्फेयर में उपस्थित थी, प्रेजेंट थी, मगर कभी उसका प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम अभी क्यों हो रहा है कि अभी क्या हो रहा है कि हम जंगल तोड़ रहे हैं, गाड़ियां बढ़ने लगी, फैक्ट्रीज का इमिशन बढ़ने लगा, CO2 बढ़ने लगा, CO2 बढ़ रहा है, ये प्रॉब्लम है, CO2 है, ये प्रॉब्लम नहीं है, CO2 तो पहले से भी था, पर बढ़ना ये प्रॉब्लम है। ओके, कम टू द पॉइंट। एक कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके साथ साथ CH4 यानी कि मीथेन, ये भी मेजर ग्रीन हाउस गैसेस है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, N2O नाइट्रस। ओके, इससे पहले हमने देखा था NO और NO2, ये है N2O। ओके, ये अलग, ये अलग, मगर NO नाइट्रस ग्रुप ही है वो, मगर नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड वो है फ्लोरिनेटेड गैसेस, और कुछ है फ्लोरिनेटेड गैसेस। फ्लोरिनेटेड गैसेस में है KFC है, KFC KFC नहीं, CFC, KFC तो आपको पता है क्या है। ओके, तो इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एक्यूमुलेशन, ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट्स को है, सबके इफेक्ट्स देखे, इनके भी देख लेते हैं। हमारा ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, यही सबसे बड़ा उसका ग्रीन हाउस का गैस का इफेक्ट। इंक्रीज इन अर्थ, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ के ऊपर। एवरेज टेम्परेचर कितना है, 39 एवरेज प्रेजेंट, और उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। उसमें देख रहे हैं कि हमारा जो वेदर्स है, पैटर्न है, में बदलाव आने शुरू हो गए। क्या हो गए, बदलाव आने शुरू हो गए, यानी कि ठंडी में गर्मी पड़ रही है, बारिश गिर रहा है, और बारिश के सीजन में ठंडी पड़ रही है और गर्मी हो रही है। ये क्या है, वेदर पैटर्न का चेंज। वेदर पैटर्न का चेंज क्यों हो रहा है, वो इसके वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस गैस का एक्यूमुलेशन इफेक्ट्स है वो, जो हमको दिखाई पड़ने लगा है। पहले ऐसे नहीं होता था, मगर अभी हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, या इस तक हम पढ़ रहे और पढ़ा है, ठीक है। तो और उसके साथ साथ सी लेवल भी बढ़ रहा है, सी लेवल राइज। और क्यों, तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस कैप, जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं। अगर ग्लेशियर, बर्फ के पहाड़, माउंटेन्स ऑफ द आइस अगर पिघल रहे हैं, तो सी का लेवल ऑब्वियसली बढ़ेगा। ये तो हमको आपको पता है, तो वही है इफेक्ट्स। और उसके साथ साथ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जैसे कि फ्रीक्वेंट स्टॉर्म एंड ड्रॉट, सूखा पड़ना और हीट वेव। हीट वेव, अभी तो हीट वेव आना शुरू हो गया है मेरे दोस्तों, बच के रहिए, धूप में मत निकलिए दोपहर के टाइम पे अनावश्यक,
अगर ज़रूरत नहीं है, मत निकलिए। वही है हीट वेव के बहुत सारे लोग शिकार हो रहे हैं, न्यूज़ में आप देख रहे हैं कि जो भी महाराष्ट्र के कुछ भाग है, जैसे कि विदर्भ है, मराठवाड़ा विदर्भ, अगर चंद्रपुर या चंद्रपुर नागपुर जैसे विदर्भ का भाग है, वहाँ देखेंगे तो वहाँ टेम्परेचर हमारे मुंबई के अगर कंपेयर करें, तो वहाँ ज़्यादा है। वहाँ बहुत से आमतौर पर ऐसी घटना हर साल हमको देखने को मिलती है या हीट वेव से कोई गया। तो का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और जो भी गवर्नमेंट के या डॉक्टर से जो भी जो प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा जाता है, तो ज़रूर लीजिए। सब समझदार हैं, सब मालूम है, फिर भी हम सुनते नहीं हैं, ठीक है? ये उसके इफ़ेक्ट्स है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, सी लेवल राइज़ है और एक्सट्रीम वेदर पैटर्न इवेंट्स है, ओके? नेक्स्ट है ग्रीन हाउस एंड ग्लोबल वार्मिंग का मेजर कंट्रोल्स क्या-क्या है? उसको मेजर कंट्रोल्स क्या-क्या है? कंट्रोल्स करने के लिए क्या-क्या हम कर सकते हैं? तो रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल्स कंजम्पशन, फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन को हमको कम करना पड़ेगा, उसको अगर हमको कंट्रोल करना है तो। और उसके साथ-साथ इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज़ करना है। आपको फैक्ट बता दूँ, इस पूरे अर्थ का 50% ऑक्सीजन प्रोड्यूस कौन करता है? बताओ, कौन करता है? एक अकेला अमेज़न जंगल एक अकेला अमेज़न जंगल जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, वो अमेज़न जंगल ही 50% ऑक्सीजन इस अर्थ का बोल रहा हूँ मैं, अर्थ का वो प्रोड्यूस करता है। मगर न्यूज़ में हम देखेंगे तो पता चलेगा कि में भी कटाई हो रही है। ह्यूमन का कार्यालय जो उनका एंट्री अगर जंगल में हो रही है, तो जंगल तोड़ रहे हैं। कुछ रीज़न है, अगर आप अभी जाएँगे या कुछ नेट पे सर्च करेंगे, तो सर्च कीजिए डिस्ट्रक्शन ऑफ द अमेज़न जंगल, तो उसमें हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या है, उसके बारे में सर्च करिए और आपको पता चलेगा कि अमेज़न जंगल कितना इम्पोर्टेंट है। मगर अमेज़न जंगल अकेला नहीं है, हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हमारे देश में, हमारे आजू-बाजू में जो भी पेड़ है, जो भी जंगल है, उसको बचाने में सहयोग करें। हमारी खुद की इंडिविजुअल की ज़िम्मेदारी है कि हम वो पेड़ लगाएँ, पेड़ बचाएँ। तो फिर से एक बार टॉपिक याद है, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, उसमें भी सोलर है, विंड से, हाइड्रो है। ये हम देख रहे हैं कब से कि सेम सेम पॉइंट फिर से आ रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा रिवीजन भी होगा, मगर हर एक चैप्टर में हर एक पॉइंट एक दूसरे से कहाँ न कहाँ मिला-जुला है। उसके जो पॉइंट्स है, वो सिमिलरिटी उसमें दिखाती है। उसमें भी कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ में हमको चेंज करना पड़ेगा और ये जो टेक्नोलॉजी है, उसका यूज़ करके हमको उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें सोलर है, विंड से, हाइड्रो है। ये तो हम कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी है, ना कोई भी उससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है और ना उसका कोई हार्म है, ओके? तो ये एनर्जी यूज़ करो, उसके साथ-साथ एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम भी उसको रिड्यूस कर सकते हैं। उसके साथ-साथ हम जाते-जाते आपको एक कांसेप्ट बताना चाहते हैं कि ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का कांसेप्ट क्या है? ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है क्या? तो फिर से एक बार
और ध्यान दीजिए कि ये कंसेप्ट है, कभी भूलना नहीं चाहिए। सर सन के द्वारा जो भी रेज़ हमारी पृथ्वी पे आती है, जो हमारे अर्थ पे आती है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो गोल दिख रहा है, वो एटमॉस्फेयर है। वो एटमॉस्फेयर यह है अपना ओज़ोन लेयर। ओज़ोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज़ जो है, उनको प्रोटेक्ट को आने नहीं देती, तो प्रोटेक्ट करती है। मगर कुछ जो रेज़ इधर आती है, कुछ यहाँ से रिटर्न जाती है, कुछ यहाँ आती है और यहाँ आके फिर से रिफ्लेक्ट होती है। मगर हमारा पॉल्यूशन इतना हो गया है, इतना हो रहा है, इतने जो बादल हैं, हवाएँ हैं, गैसेज़ हैं, उनको रोकती है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो रोकती है। तो वो गैस से जो रेज़ है, जो गर्म गैस से जो रेज़ है, वो बाहर जाती ही नहीं। वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही, मतलब ये एटमॉस्फेयर है और ये पृथ्वी, ये जो अर्थ है, उसके बीच में ही ये रहती है। तो उसके बीच में के ऊपर हम रहते हैं, इंसान, तो उसकी गर्मी हमको ही झेलनी पड़ती है। कि वो बाहर नहीं गई ना, इधर ही है, वो जो कि बाहर जानी चाहिए, मगर नहीं गई। इसलिए जो यहाँ का टेम्परेचर है बेसिकली बढ़ता है, उसको ही कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो गैस जो रेज़ है, वो जाती नहीं और टेम्परेचर यहाँ का उतना ही रहता है। मतलब गर्म रहता है, उसको ही कहते हैं गैस। ये जो अगर सिंपल वे में जो हमारा पॉली हाउस होता है, पॉली हाउस, जहाँ हम वेजिटेबल्स या कुछ भी क्रॉप्स उगाते हैं, सन के द्वारा यहाँ जो आती है, यहाँ प्लास्टिक का सब बना हुआ होता है। तो यहाँ से आती है, मगर ये प्लास्टिक जाते वक़्त ये जो है, यहाँ को रोका जाता है। यहाँ का जो टेम्परेचर है, वो कॉन्स्ट वो मेंटेन हो जाता है। अंदर ही गर्म का ही टेम्परेचर होता है। पॉली हाउस और अर्थ का जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो सेम कंसेप्ट है। तो अभी हमने इस पार्ट में कहा था कि हम रोकेंगे, और जो भी पढ़ा है पिछले इस पिछला पार्ट जिसने भी नहीं देखा होगा, वो फिर से एक बार देखिए। और ये पार्ट का जो भी आपको कुछ डाउट्स है, कमेंट सेक्शन में रखिए। नेक्स्ट पार्ट में वो क्लियर करेंगे। और फिर से मैंने बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, कंसेप्ट समझ में आएगी। कंसेप्ट और या ये था तो मोस्ट ऑफ थ्योरी पार्ट है। थ्योरी पार्ट जितना करेंगे उतना ध्यान में आ जाएगा, उतना रिवीजन करेंगे तो वही एग्जाम के टाइम पे याद आएगा। तो अभी तक यहाँ ही रुकते हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, तो जाते-जाते तो ज़रूर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।